एक शख्स जिसका चेहरा आम है, सब जानता है, सारे अखबारों में उसकी फ़ोटो छपती है, टीवी न्यूज़ चैनल पे उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, सड़क पर निकल ले तो हर कोई उसे पहचान जाए। उस शख्स को एक देश से भागना है। उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, गार्ड मौजूद हैं। वो ज़रा सा बाहर निकलता है तो 10 लोग उसके फॉलो करने लगते हैं। फिर भी उसे देश से भागना है। इस सख्त निगरानी के बीच में वो कैसे देश से भागता है, ये जापान के अब तक के सबसे बड़े एस्केप की कहानी है। एक अरबपति शख्स जिसे डर था कि कोर्ट उसे सज़ा सुनाएगी, उसे कम से कम 15-20 साल जेल में रहना होगा और उसके लिए उसे जापान से निकलना ज़रूरी है। महीनों उसने प्लानिंग की और महीनों बाद आखिरकार वो जापान से निकलता है, खुद को एक बक्से में बंद कर, और उस बक्से को रखा जाता है प्लेन में, और प्लेन जापान की सरहद से दूर उड़कर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये पूरी कहानी है कार्लोस घोसन की। कार्लोस, आप सब ने निसान का नाम सुना होगा। मोटर कंपनी बहुत ही मशहूर पूरी दुनिया में, अपनी क्वालिटी, अपनी गाड़ी, अपनी कीमत के लिए बड़ी जानी जाती है। और जापान की योकोहामा शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक नामी ग्रामी और इज़्ज़तदार कंपनी मोटर गाड़ियों की दुनिया में, और काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया इसने। इसी कंपनी से 2001 में जुड़े थे कार्लोस घोसन। कार्लोस घोसन जिसका जन्म ब्राज़ील में हुआ, लेकिन माँ बाप जो थे वो लेबनान के थे, फ्रांस में भी रहा और फ्रांस की सिटीजनशिप ली। तो कार्लोस के पास 3 देश के पासपोर्ट थे, एक ब्राज़ील, एक फ्रांस और एक लेबनान। फिर ये अमेरिका में भी रहा। अमेरिका में इसने अपना करियर शुरू किया एक टायर की कंपनी में काम करते हुए, और फिर 2001 में ये निसान से जुड़ा। उस वक्त निसान से जब ये कार्लोस जुड़े तो कहते हैं कि अपने कॉस्ट कटिंग के लिए, ये कॉस्ट किलर के नाम से मशहूर हुआ। उस वक्त निसान कंपनी को कुछ घाटा हो रहा था और कॉस्ट कटिंग ऐसी की कि निसान कंपनी उसके बाद ढर्रे पे चलने लगी। 2001 में इसलिए भी ये हुआ था क्योंकि निसान कंपनी को थोड़ा घाटा हो रहा था और तब लगभग दिवालिया भी होने वाले थे। तो उस वक्त एक और फ्रांस की कंपनी है रेनो, आप जानते होंगे मोटर गाड़ियों की। तो फ्रांस की कंपनी रेनो ने निसान में अपनी हिस्सेदारी ली, और जब उसने अच्छी खासी हिस्सेदारी ली, करीब 43%, तो फिर कार्लोस घोसन को भेजा निसान में, वहाँ सीईओ के तौर पर। कार्लोस घोसन 2001 से लेकर 2017-18 तक निसान के साथ जुड़ा रहा। कहते हैं कार्लोस घोसन की अपनी शख्सियत ऐसी थी कि वो जब चलता था, निकलता था, बाहर जाता था तो लगता है कि किसी देश का राजा है, बादशाह है। तो बहुत ही मतलब राजकुमार और परियों जैसी कहानी थी कार्लोस घोसन की ज़िंदगी की। सब कुछ ठीक चल रहा था। 19 नवंबर 2018 को कार्लोस घोसन विदेश गया हुआ था। विदेश से वो लौटता है टोक्यो एयरपोर्ट पे, जापान में। जैसे वो एयरपोर्ट पे लैंड करता है, थोड़ी देर के बाद टोक्यो की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब कार्लोस घोसन को इस गिरफ्तारी से बड़ी हैरत होती है। बाद में पता चला कि एक विसिल ब्लोअर की कंप्लेंट पर एक इंक्वायरी बैठी थी और ये पता किया गया कि कार्लोस घोसन जो है निसान कंपनी के साथ, उस वक्त ये सबसे बड़ा टॉप बॉस निसान कंपनी का, मतलब सीईओ से भी अब बड़ा हो चुका था। तो कार्लोस घोसन ने अपनी इनकम, जो सैलरी लेता है, वो असलियत छुपाई, कंपनी के पैसे को अपने पर्सनल खर्च के लिए इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर कंपनी के पैसों की हेराफेरी का इल्ज़ाम लगा कार्लोस घोसन पर। और ये इल्ज़ाम कितने पैसे का था? करीब 6.5 अरब, 6.5 बिलियन रुपीस इंडियन करेंसी में, 6.5 अरब रुपए का घोटाले का आरोप लगा इस कंपनी को लेकर। कंपनी के एक आध दो और मुलाजिम को भी पकड़ा गया। इसके बाद कार्लोस को जेल भेज दिया गया। कार्लोस करीब 1 साल तक जेल में रहा। इस दौरान में बीवी से, बाकी लोगों से मिलने जुलने की कोई इजाज़त नहीं थी। और कार्लोस एक इतना अमीर शख्स, अरबपति, अब काल कोठरी में अकेले, ना उसके पास मोबाइल, ना लैपटॉप, ना बाकी की सहूलियत, और उसकी ज़िंदगी अब जेल में कट रही है और वो परेशान। उसे एक बात का ऑर्डर कि जापान में कन्विक्शन का जो रेट है वो 99.2% है, कि अगर कोई पकड़ा जाता है जिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसमें से ज़्यादातर फिर मान लीजिए कि उनको सज़ा होगी। अपने यहाँ जैसा हाल नहीं है। अपने यहाँ कन्विक्शन रेट जैसे रेप में 25% है। 4 रेपिस्ट अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें से 3 छूट जाते हैं, एक ही को सज़ा मिलती है। पर जापान में कहते हैं कि कानून बहुत सख्त है, उसकी वजह से कई बार गलत भी होता है। तो कार्लोस को ये डर था
कि वो गिरफ्तार हो गया, मुकदमा हो गया, तो 99% तो ये है कि उसको सज़ा होगी, और जो सज़ा है वो 15 से 20 साल की कम नहीं होगी, तो लगभग जेल में ही उम्र काटनी पड़ेगी। वो वहीं से सोचने लगा कि क्या करें। इस दौरान में बेल की 3 एप्लीकेशन दी, बेल खारिज हो गई। लेकिन आखिरकार मार्च 2019 में एक नई अपनी लीगल टीम बनाई कार्लोस ने, और उसने अपील की और कार्लोस को बेल मिल गई, ज़मानत मिल गई मार्च 2019 में, मार्च 2019 में। इस बेल की कीमत थी $9 मिलियन। $9 मिलियन के मुचलके पर कार्लोस को अदालत ने ज़मानत दे दी, लेकिन शर्तों के साथ। शर्त यह थी कि वो तीनों पासपोर्ट अपना जमा करे। शर्त यह थी कि वो देश तो छोड़िए, जापान, शहर से भी बाहर नहीं जाएगा, टोक्यो में था। इस दौरान में वो किसी से नहीं मिलेगा। इस दौरान में सोशल मीडिया से वो दूर रहेगा, और एक तरह से जो कोर्ट ने ग्रांट किया उसी घर में रहेगा, और ज़मानत के बाद भी हाउस अरेस्ट ही है। टहलने वहलने के लिए थोड़ी देर जा सकता है, लेकिन उसमें यह भी था कि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा, गार्ड होंगे। इन सारी शर्तों के साथ उसे ज़मानत दे दी गई। अब कार्लोस परेशान, उसे लगा कि पता नहीं ट्रायल कब शुरू होगा। एक तो ट्रायल शुरू होने में टाइम, और शुरू हुआ तो उसे पता नहीं क्यों उसको लगता था कि 15 से 20 साल की सज़ा होगी। अब वो इस परेशानी में किसी तरह से जेल से निकलने का तरीका सोचने लगा। अब मुश्किल ये थी कि उसे सारे लोग जानते थे। इस निसान के घोटाले में जब नाम आया कार्लोस का, पूरे जापान में हड़कंप मच गया था, और कार्लोस एक विलन के तौर पर जगह जगह, वहाँ तमाम जगह पोस्टर, टीवी पे तस्वीरें, अखबार में खबरें, तो हर कोई जानने लगा था कि निसान का एक चेयरमैन है मोटर कंपनी का, वो 6.5 अरब के घोटाले में पकड़ा गया है। तो इसलिए उसका सड़क पे निकलना भी मुश्किल था। फिर उसने एक साजिश रची कुछ लोगों के साथ मिलकर। प्लानिंग ये थी कि किसी तरह से उसको टोक्यो से बाहर निकलना है और एक दूसरे शहर पहुंचना है जहां से आगे का कुछ काम करना है। लेकिन उसे जब बाहर निकलना है तो ये दिखाना है कि वो कार्लोस नहीं, एक आम आदमी है। उसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ी कि अगर मैं चलूं तो घबराऊं नहीं, टेंशन में ना रहूं, ताकि लोगों को मेरे हुलिये, मेरे चलने से ये एहसास ना हो जाए ये कार्लोस है। चेहरा छुपा के चल नहीं सकता था और ज़्यादा शक हो जाता। तो उसी चेहरे के साथ चलना है, लेकिन पूरा जो हुलिया थोड़ा सा बदल ले, चाल ढाल बदल ले, उसके चलने में एक तरह से लापरवाही झलके, ताकि किसी को शक ना हो। तो इसके लिए उसने प्रैक्टिस की। कोर्ट से ज़मानत मिली थी, हाउस अरेस्ट था। पहली बार वो अपने लिए कपड़े वपड़े खरीदने गया, घर के पास ही जीन्स वीन्स लिया, चुपचाप से लेकर आया और एक लापरवाह इंसान की तरह दिखने का पूरा उसने रिहर्सल किया, क्योंकि असली साजिश इसके बाद शुरू होनी थी, पूरी प्लानिंग जो थी। सारी तैयारी होने के बाद 29 दिसंबर 2019, मतलब ज़मानत मिलने के 9 महीने बाद की कहानी है ये। कार्लोस जिस घर में सीसीटीवी कैमरा था उसी घर से निकलता है, लेकिन ऐसे हुलिये के साथ कि पता ही नहीं चलता है कि ये कार्लोस है। घर से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर के बाद 2 लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों के साथ अपने घर के पास ही एक होटल में जाता है। वहाँ होटल में थोड़ी देर रुकता है। इसके बाद फिर तीनों, जो 2 लोग पहले से थे और ये, एक बुलेट ट्रेन पकड़ते हैं और बुलेट ट्रेन पकड़कर टोक्यो से शिनागावा के लिए रवाना हो जाते हैं। शिनागावा में ये करीब ये दोपहर की बात है जब ये टोक्यो से निकला था और फिर होटल गया, फिर वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ी, स्टेशन गया और रात करीब 8 बजे ये शिनागावा पहुँचता है। शिनागावा में जो वहाँ का एक लोकल एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के करीब कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ एक और होटल बुक था। ये तीनों उस होटल में जाते हैं, उसी होटल में रुकते हैं। थोड़ी देर के बाद उस होटल से 2 लोग निकलते हैं। उन दोनों के हाथ में 2 बड़े बड़े बॉक्स थे। ये बॉक्स थे ऑडियो के, म्यूज़िक के, और जो म्यूजिशियन होते हैं या म्यूज़िक कंसर्ट होता है तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े ऑडियो सिस्टम होते हैं, वीडियो सिस्टम होते हैं। तो ये बॉक्स थे बहुत बड़े बड़े। तो 2 लोग निकलते हैं। गए थे होटल में 3, लेकिन निकले 2। दोनों लोग उस बॉक्स को लेके कांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ पर एक प्राइवेट जेट इनका इंतज़ार कर रहा था,
जो ऑलरेडी बुक किया हुआ था। ये बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस प्राइवेट जेट था। ये टर्की की एक कंपनी थी और टर्की के ही नंबर पर रजिस्टर्ड था। तो ये दोनों उस म्यूज़िक बॉक्स के साथ बड़े बड़े जो थे एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अब ये बॉक्स का साइज़ इतना था, अगर आप जाते हैं वो एयरपोर्ट पे, आप बहुत सारे लोग आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि लगेज का अगर साइज़ ज़्यादा होता है तो दो तरीके होते हैं। एक, आप तो जो मशीन है आप उसमें अपने बैग वैग डाल देते हैं। एक, अगर साइज़ बड़ा हो, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्राईपोर्ट होता है जो कैमरे का, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको ओजी में डालते हैं हम लोग, ओवर साइज़, तो वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये जो बॉक्सेस थे म्यूज़िक के, ये ओजी के लायक भी नहीं थे, उससे भी बड़े थे। मतलब उस वक्त वहाँ पे कोई कैमरा, कोई एक्सरे, वो उसको चेक ही नहीं कर सकता था, साइज़ इतना बड़ा था। तो मैनुअली आप चेक कर सकते थे। तो बॉक्स लेके गया, मैनुअली उसको चेक किया गया। वो बॉक्स उस प्राइवेट जेट में सवार कर दिया गया। सवार होने के बाद रात 11:10 पर 29 नवंबर 2019 ये प्राइवेट जेट उड़ान भरता है, जापान की सरहद से बाहर निकलता है। और इसके बाद सुबह 5:25 पर नेक्स्ट डे यानी कि 20 नवंबर को ये लैंड करता है सबसे पहले इस्तांबुल में, टर्की। इस्तांबुल में एक और प्राइवेट जेट पहले से खड़ा था। ये जेट वहाँ जैसे ही पहुँचता है, उसके बाद इस जेट से वो दो लोग उतरते हैं, म्यूज़िक बॉक्स उतारा जाता है, उसको अब दूसरे जेट में डाला जाता है। अब वहाँ से ये दूसरा जेट उड़ान भरता है और उसके बाद ये पहुँचता है कुछ देर के बाद लेबनान, बैरूत में जब ये प्लेन लैंड किया, उसके बाद उस प्राइवेट जेट से जो शख्स बाहर निकलता है वो कोई और नहीं बल्कि कार्लोस घोसन था। अरबपति, 6.5 अरब का घोटाला जिसके ऊपर, जापान में जिसके ऊपर सारी नज़रें थी। ये उतरता है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, आसानी से जाने दिया जाता है क्योंकि वो लेबनानी सिटीज़न था, उसके पास एक पासपोर्ट था और लेबनान में वो एक बहुत बड़ी शख्सियत था। लेबनान के आम लोग भी कार्लोस को जानते थे कि देखो हमारे देश का एक शख्स है जो दुनिया की सबसे नामचीन मोटर कंपनी का सबसे बड़ा बॉस है। तो वहाँ पे भी लोग जानते थे। यहाँ तक कि जब कार्लोस को टोक्यो में नज़रबंद किया गया था जिस घर में, तो कहते हैं लेबनान के जो एम्बेसडर टोक्यो में तैनात, वो लगभग हर दूसरे दिन हाल चाल पूछने आया करते थे कार्लोस के घर पे। तो वहाँ पहुँचता है कार्लोस नेक्स्ट डे। अभी तक यहाँ जापान में किसी को पता नहीं ये बात। उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि निसान के नुकसान की बात, निसान के साथ घोटाला और गिरफ्तारी, ये लेबनान तक लोगों को पता थी और दुनिया में भी ये खबर चर्चा में थी। अब अचानक वो शख्स जो जापान के कानून का सबसे बड़ा, जिसको मतलब ढूंढा जा रहा है, वो लेबनान में दिखता है। जापानी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो पुलिस है, उनके लिए एक बड़ी शर्मनाक चीज़ थी। उसके बाद वो वहाँ बताता है कि मैं जापान में मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, जो भी सफाई दलील दी, और इसलिए मैं अब लेबनान में हूँ, एक आज़ाद हूँ। अब ये पूरी कहानी ये थी कि जब ये पता चला कि ये पहुँच गया है, हड़कंप मचा, टोक्यो में जांच शुरू हुई, सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो पता चला कि हाँ 19 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे उस घर से कार्लोस निकला था, कैमरे में कैद था। लेकिन उस वक्त लोग उसको पकड़ नहीं पाए कि ये कार्लोस है, क्योंकि उसने जीन्स पहनी, पहली बार अपना ड्रेस चेंज किया। थोड़ी दूर के बाद दूसरे कैमरे से पता चला 2 लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, ये दोनों उसके साथ गए। फिर एक होटल में रुके, होटल से फिर ये तीनों रवाना हो जाते हैं। फिर ये पहुंचते हैं दूसरे शहर बुलेट से, और शिनागावा, वहाँ से फिर वो एक एयरपोर्ट के करीब होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद थोड़ी देर के बाद उस होटल से 3 लोग गए थे होटल के अंदर, लेकिन 2 ही लोग बाहर आए। लेकिन जो 2 लोग बाहर आए उनके साथ 2 बड़े बड़े म्यूज़िक बॉक्स थे और तीसरा नहीं था। बाद में ये पता चला कि दरअसल गए तो होटल में 3 थे, कार्लोस उन 2 म्यूज़िक बॉक्स में से एक के अंदर छुप गया था और उस बॉक्स को उठाकर दोनों बाहर लाए, एयरपोर्ट ले गए। वहाँ पे चूँकि साइज़ इतना बड़ा था, एक्सरे उसको चेक नहीं कर पाया, मैनुअली चेक हुआ, और वो कुछ इक्विपमेंट्स के नीचे उसको इस तरह से छुपाया गया था कि पता भी ना चले। और ये भी हुआ कि शायद कुछ वहाँ पे सेटिंग थी। उसके बाद उस बॉक्स को प्लेन में डाला गया, और इस सारी कवायद में और प्लेन के उड़ने में करीब 1.5 घंटे लगे थे, बॉक्स के अंदर पैक होने, प्लेन तक पहुँचने और प्लेन को उड़ने में। ये 1.5 घंटे कार्लोस ने एक म्यूज़िक बॉक्स के अंदर खुद को बंद रखा,
दम घुट रहा था। और बाद में कहा कार्लोस ने, एक इंटरव्यू दिया और इस बात को माना कि हाँ वो म्यूज़िक बॉक्स, पहले तो मना किया फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि मैं एक म्यूज़िक बॉक्स से वहाँ से निकला था। तो कहा कि ये जो 1.5 घंटे थे ये उसकी ज़िंदगी में ऐसा लगा कि वो हर मिनट एक एक साल है। तो ये 1.5 घंटा मैं कभी नहीं भूलूंगा जो बॉक्स में मैं बैठ कर आया था। अब उसने लेबनान इसलिए चुना क्योंकि लेबनान एक तो पासपोर्ट 3 देशों का था उसके पास, जो मैं आपको बताया, फ्रांस, ब्राज़ील और लेबनान। लेबनान और जापान के बीच ट्रीटी नहीं है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। मतलब अगर आप किसी को पकड़ते हैं, कोई आपके यहाँ क्राइम करके भागता है, तो आप उसको सौंपने या मांगने का हक नहीं रखते हैं। जिन जिन देशों के बीच, 2 देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, वो है। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ मांगते रहते हैं, दाऊद वो देते नहीं है। अगर हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती तो फिर कानूनन उनको देना पड़ता, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल बिरादरी जो उनके ऊपर फोर्स करती। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि लेबनान का जापान के साथ है नहीं। बाद में लेबनान के सरकार की तरफ से भी जवाब आया, उन्होंने कहा हमारे देश में उसने कोई जुर्म नहीं किया और हमें नहीं मालूम, तो हम तो जापान को सौंपेंगे नहीं और वो यहाँ आज़ाद है। फ्रांस ने ये कहा कि अगर वो फ्रांस आना चाहे तो कार्लोस आ सकता है और हम उसको जापान को नहीं सौंपेंगे। हाँ, इस्तांबुल में ये प्लेन जेट ज़रूर रुका और कुछ देर के बाद दूसरा वहाँ से ले गया इस्तांबुल की, और टर्की की सरकार ने इस पर जांच की, क्योंकि टर्की को बहुत मदद भी मिलती है। तो टर्की ने फिर अपने यहाँ के 2-3 स्टाफ को सस्पेंड भी किया, नौकरी से भी हटाया और पकड़ा भी। उधर कार्लोस को भगाने में जो 2-3 लोगों ने मदद की थी, उनमें 2 अमेरिकन थे, बल्कि 3। अमेरिका और जापान के रिश्ते ठीक ठाक थे, तो फिर अमेरिका ने उन तीनों को जापान को सौंप दिया, जहाँ उन्हें 3 साल की सज़ा हुई। अब फिलहाल ये है कि जापान ने इंटरपोल से मदद मांगी और कहा है कि हमें कार्लोस को लौटाया जाए, क्योंकि हमारे देश में उसके खिलाफ मुकदमा चलना है। इंटरपोल ने लेबनान से कहा है, लेकिन लेबनान ने साफ मना कर दिया कि हम सौंपेंगे नहीं। तो ये थी कहानी उस अरबपति की जिसे कानून से बचने के लिए म्यूज़िक बॉक्स में भागना पड़ा। अच्छा, म्यूज़िक बॉक्स का आइडिया कहाँ से आया, बाद में कार्लोस ने ये भी बताया। उसने कहा कि ये जो नवंबर दिसंबर है, एक तो न्यू ईयर का सीज़न था, फेस्टिव सीज़न था, तो जापान में इस दौरान में नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत सारे म्यूज़िकल कंसर्ट होते हैं, अलग अलग संगीत में समारोह जो होता है, प्रोग्राम। तो म्यूज़िकल कंसर्ट बहुत होते हैं और उसके लिए लोग सारे ये सब लेकर आते हैं जाते हैं। और यहाँ एक और प्लानिंग की थी, जो 2 बॉक्स थे ये जापान के नहीं थे म्यूज़िकल बॉक्स। इसने प्लानिंग ये थी कि लाने ले जाने में कम से कम जाने में परेशानी ना हो। तो इन म्यूज़िकल बॉक्स को बाकायदा टर्की यानी इस्तांबुल से मंगाया गया था म्यूज़िक कंसर्ट के नाम पर, और ये कुछ वक्त पहले टोक्यो पहुंचा ये 2 बॉक्स। तो जब वो आया तो जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट पर वो सारी एंट्री हुई कि ये म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स है, टर्की से आया है, ये चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग शूट पे जाते हैं इंडिया से बाहर, तो वो कैमरा और सारी चीज़ों को डिटेल नोट करते हैं, तो फिर आपको वापसी में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो वहाँ पे भी इन सारे बॉक्सेस की एंट्री हो गई। तो जब आ गया, आने में तो कोई रिस्क था नहीं, सब कुछ सेफ था, क्लीन था, और यही प्लानिंग थी कि एक बार आ गया तो जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसको मंगाया ही इसलिए गया था म्यूज़िकल कंसर्ट के नाम पर कि इसमें कार्लोस बैठ कर जाएगा, छुप कर जाएगा, और फिर उसी में से एक डब्बे को चुना गया, एक बक्से को चुना गया। कार्लोस उसमें घुसता है, बैठता है और जापान छोड़ देता है। तो ये द बिगेस्ट एस्केप ऑफ जापान के नाम से भी कहानी जानती है। करीब 1.5-2 साल हो गए, अभी भी कार्लोस वहीं है। और इधर दूसरी तरफ ये है कि निसान, जब से ये मामला आया, निसान की कंपनी के साथ बड़े बैठ गए। अभी लेटेस्ट ये है कि निसान कंपनी के करीब $54 करोड़ का नुकसान हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, लेटेस्ट। हालांकि इससे पहले इससे भी ज़्यादा था, लेकिन अभी लेटेस्ट है $54 करोड़ का नुकसान हुआ है। और कहते हैं कि इसके लिए कार्लोस जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी वजह से पूरी साख जो है वो निसान की ख़राब हुई है। लेकिन निसान के जो मैनेजमेंट के अभी लोग हैं, कह रहे हैं कि जो उनके शेयर होल्डर हैं, उनसे उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखिए, पैनिक मत होइए, हम जल्द ही वापस पटरी पर आ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा ठीक होगा। और कार्लोस को तो खैर उन्होंने पहले ही कंपनी से बाहर कर दिया है। तो ये थी कार्लोस की कहानी।